ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। ठीक है, अगर हम चार्ट की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा कि एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था। और किस जगह कंसोलिडेशन हो रहा था, ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ये कंसोलिडेट हो रहा था। इसने कल जो है ये ट्राई किया था ब्रेक करने का, लेकिन तुरंत ही हमको वहां से सेलिंग देखने के लिए मिली है। और जो कल की जो क्लोजिंग हुई थी वो अपने ठीक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे में हमको देखने मिल रही है। आज उसका हमको कंफर्मेशन मिला है कि ये ऊपर के हायर लेवल्स पे सस्टेन अब नहीं कर पा रहा है और इसके अंदर में एक बेरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी ये कंप्लीटली बेरिश नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 10,600 का, और इसके नीचे की अगर बात करें तो एग्जैक्टली 10,400 के आसपास ये लेवल आता है। हालांकि मुझे लगता है कि 10,550 के नीचे जाने से ही बड़ा बेरिश फॉर्मेशन इसके अंदर में हो जाएगा और ये बेरिश कंफर्मेशन होगा। तो कल की जो कैंडल होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि ये कहाँ पे कल क्लोजिंग होता है। कल की क्लोजिंग 10,607 के नीचे ही होनी होगी, तभी हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि इसके अंदर में एक ब्रेकडाउन हो गया, एक बेरिश फॉर्मेशन हो चुका है। तभी हम इसके अंदर में अब आगे शॉर्ट करके चलेंगे, शॉर्ट पोजीशंस बना के चलेंगे। अगर हम अपने चैनल की बात करें तो ये चैनल के बाहर निकल चुका है और चैनल के बाहर में इसने हम देखें तो एक फॉर्मेशन बनाया है और क्लोजिंग जो है वो चैनल के बाहर ही दी है। हालांकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि चैनल को इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी और गजब की बाइंग नीचे से हमको देखने मिली और वापस जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में आ गया था। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है कल के डेट में, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर में बुलिश भी नहीं हूँ, बेरिश भी नहीं हूँ, क्योंकि जब बेरिशनेस मैंने कहा कि कंफर्मेशन जो है वो 10,550 के बाद में आएगी एग्जैक्टली, और कल की जो क्लोजिंग है वो आज के लेवल से नीचे होनी चाहिए, तभी हमें एक बेरिश फॉर्मेशन या बेरिश कंफर्मेशन दिखाई देगा और मार्केट वापस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। हालांकि यहाँ पे जो क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो क्रॉसओवर है इस क्रॉसओवर में 100 डेज का मूविंग एवरेज जो है उसने काटा है 50 डेज के मूविंग एवरेज को। तो इसलिए यहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है और कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है कि बेरिश फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। हालांकि अगर ये ऊपर से अगर ये इसके दूसरे तरीके से होता कि 50 डेज का मूविंग एवरेज 100 डेज के मूविंग एवरेज को अगर काटता है तब यहाँ पे हम देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा होते हुए दिखाई दे रहा है। 100 डेज के मूविंग एवरेज ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को आज काटा है और इसीलिए हमको यहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल जो व्यू है वो बियरिश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब ऊपर साइड की पोजीशन लेने की मेरी नहीं रहेगी कोई भी राय इसके अंदर में, और मार्केट में बहुत ज़्यादा हमें पोजीशंस लॉन्ग की नहीं बनानी है। लॉन्ग की पोजीशन 10,550 से अगर ये रिवर्स होता है तभी हमें बनानी है, अदरवाइज़ अभी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे पास होल्डिंग्स है तो उन्हें हेज करने की कोशिश करेंगे या नीचे के लेवल्स पे एवरेज करने की कोशिश करेंगे, और हमारा इसके अंदर में कुछ नहीं रहेगा। मैंने कल आपको कह दिया था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हमें करनी है, लेकिन अभी सेलिंग नहीं करनी है। सेलिंग सिर्फ 10,550 के बाद में ही करनी है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, निफ्टी में जो चेंज हो रहा है ओआई उसकी बात करें तो आज हम देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ दिखाई दे रही है और साथ ही में नीचे में हमें अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है पुट्स की, जो कि कंफर्मेशन है कि मार्केट बेरिश हो चुका है और मार्केट नीचे और जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 10,700 पे देखें तो बहुत ही बड़ी क्वांटिटी के अंदर में यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। 10,600 पे हालांकि उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, फिर भी 1 मिलियन के आसपास हमें यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और 10,800 पे देखें तो 1.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेरिश फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। नीचे में हमें सबसे ज्यादा कंफर्मेशन उस चीज का इससे मिल रहा है कि यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग होते हुए हमको दिखाई दी है। तो ये एक कंफर्मेशन है कि मार्केट जो है वो बेरिश हो चुका है और मार्केट और गिर सकती है। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,600 का हमारा लेवल था क्लोजिंग का। यहाँ पे देखें तो पुट राइटिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग, लेकिन दोनों लगभग बराबर दिखाई दे रही है और नीचे के लेवल्स पे हमें काफी अच्छी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम कंपेयर करें अगर कॉल राइटिंग के साथ में तो यहाँ पे बहुत ही मामूली दिखाई दे रही है और क्लियरली जो बियर्स का पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये और मार्केट को नीचे धकेल सकते हैं। तो मेरा आपसे बस एक ही ये है कि 10,550 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से बहुत बड़ी बेरिशनेस हमको देखने को मिल सकती है। हालांकि हर लेवल पे कहीं ना कहीं पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक सपोर्ट टूटता है तो वहाँ पे नीचे के जो सपोर्ट्स है वो ऑटोमेटिकली टूटना
शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे फॉर्मेशन दिख रहा है, बियर्स पूरी तरह कंट्रोल में दिख रहे हैं और बुल्स की जो है वो थक चुके हैं, और वो हमें थकने का सिग्नल आ रहा था यहीं से कि वो अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को वो पार नहीं कर पा रहा था। तो अभी हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मैंने आपको कल ही कहा था कि हमें अपनी जो लॉन्ग से वो अनवाइंड करनी है, लेकिन अभी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट 10,500 के 50 के बाद में करनी है। क्लियर स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी थी, शायद अगर आपने यूज़ करी होगी तो आपके काम आई होगी। कल जो मैंने आज की रेंज दी थी 10,650 से 10,900 की, तो हमने मार्केट को देखा कि लगभग इसी रेंज में मार्केट रहा है और क्लोजिंग 10,600 के आसपास देखने मिली है। कल की अगर रेंज की बात करूं तो कल का सपोर्ट जो है वो क्लियरली 10,500 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेयरिश दिखाई दे रहा है। तो मैं अब ज़्यादा इसमें बुलिश नहीं हो सकता और मुझे और नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए मैं 10,500 को एक मेजर सपोर्ट की तरह से ले रहा हूँ। और 10,500 से 10,700 की रेंज जो है ये मैं इसके आसपास में मुझे ट्रेडिंग होती हुई कल दिखाई दे सकती है, क्योंकि कल कुछ मेजर ट्रिगर्स जो है हो सकता है कि रिलायंस जो है वो मार्केट को सपोर्ट देने में सक्सेसफुल हो, और आईटीसी के साथ आईटीसी भी हो सकता है मार्केट को सक्सेसफुल हो, क्योंकि आईटीसी में हमने बहुत बुलिश फॉर्मेशन देखा है। रिलायंस के अंदर में काफ़ी अच्छी कंटिन्यूसली न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, हो सकता है साथ में फार्मा सेक्टर्स का सपोर्ट मिले तो मार्केट जो है वो एक अपना वापस से होल्ड जो है वो बना सकता है। इसलिए थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10,550 अगर मार्केट आता है तो वहाँ से वापस वाइल्ड स्विंग भी हो सकता है और बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है और शॉर्ट कवरिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है और वापस मार्केट जो है अपने लेवल्स पे आ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा बेरिश हमें नहीं होना है। क्लोजिंग बेसिस पे 10,550 के नीचे क्लोज होने पे ही हमें शॉर्ट अपनी कैरी करनी है। डाउनलोड करें लाइव कनेक्ट ऐप और पाएं लेटेस्ट न्यूज़ फीड, लेटेस्ट वीडियोस और देखें लाइव टीवी ऑन द गो, जी बिजनेस, सीएनबीसी आवाज़, सीएनबीसी टीवी 18 जैसे चैनल्स, और फॉलो करें हमें सोशल मीडिया पे जैसे हमारे टेलीग्राम, कोरा, ट्विटर और फेसबुक पर। FII-DIIs का अगर डेटा की बात करें तो FIIs ने आज नेट में 1565 करोड़ की सेलिंग करी है और DIIs ने 650 करोड़ की सेलिंग करी है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है इनकी बाई सेल की। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, तो कि ये नेगेटिव कंटिन्यूसली दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे DIIs भी नेगेटिव हो रहे हैं, ये मार्केट को सपोर्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा गिरती हुई हमें दिखाई दे रही है। और ये जाहिर सी बात है कि अभी लोगों के पास में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोविड के कारण पैसे की कमी होते जा रही है और वो अपने म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर रहे हैं और उसके कारण इनको सेलिंग प्रेशर जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है और कहीं से सपोर्ट आता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी जो क्यूज़ आ रहे हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, वो सिर्फ यही है कि कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसके कारण लॉकडाउन वापस हर स्टेट में अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है। तो ये एक जो चिंता है वो थोड़ी सी दिखाई दे रही है मार्केट के अंदर में और उसी पे मार्केट ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। अगर इनके FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1163 करोड़ का शॉर्ट बनाया इन्होंने। यहाँ पे आज फिर से इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ का शॉर्ट किया है और 830 करोड़ का फ्यूचर्स में शॉर्ट किया और हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि FIIs का जो डेटा है वो यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है और जब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव डेटा हमको दिखा दिया है, मार्केट उन्हें उसी तरीके से मूव किया है। जब मार्केट में हमने देखा कि FIIs के फ्यूचर ऑप्शन डेटा में हमको लॉन्ग्स दिखाई दिए हैं तब तक मार्केट अपसाइड गई है और जब हमको शॉर्ट फॉर्मेशन दिखाई दिया है तब तक मार्केट नीचे गई है। तो यहाँ पे हमको बहुत सिग्निफिकेंट डेटा मिल रहा है और यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि और 1163 करोड़ का इन्होंने शॉर्ट बनाया है। लेकिन ये हो सकता है कि इन्होंने 3 दिन से कंटिन्यूसली ये शॉर्ट बना रहे हैं, कल अगर थोड़ा सा भी मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और बहुत ज़बरदस्त तेजी हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें तैयार रहना है। शॉर्ट 10,550 के नीचे कतई नहीं करना है और वो भी मार्केट अगर 10,550 के नीचे टिक जाती है तभी हमें करना है, अदरवाइज नहीं करना है, क्योंकि आज भी हमने रिवर्सल देखा कि लगभग उसी लेवल से वापस जो है मार्केट रिवर्स हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी बियरिश फॉर्मेशन ज़रूर हुआ है लेकिन बेरिश कन्फर्मेशन हमें 100% अभी नहीं मिला है, इसलिए अभी शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट 10,550 के बाद करना है। अभी अगर कहीं मौका मिलता है रिवर्सल का और ख़रीदने का तो हमें खरीद के ज़रूर जाना चाहिए। चलिए कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं बात करने वाला हूँ वो है अपोलो हॉस्पिटल का और इस गिरते हुए मार्केट के अंदर में भी कहीं पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मजबूती बनी हुई है और फर्दर आ सकता है ऊपर में, वो है अपोलो हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे हम देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हमको दिखाई दे रहा है और ये छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं, जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, मार्केट ने ऊपर आने के बाद में कंटिन्यूसली हम देखें तो इसने हर जगह कंसोलिडेशन किया है और अपना अच्छा बेस बनाया है और इस स्टॉक की चाल ही ऐसी रहती है कि ये बहुत अच्छा बेस बनाता है फिर ही ऊपर जाता है। तो अब की बार मुझे यहाँ पे एक ब्रेकआउट लग रहा है कि सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि मार्केट उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो इसने एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया, इस जगह पे अटेम्प्ट किया, इस जगह पे अटेम्प्ट किया, इस जगह पे अटेम्प्ट किया, तो टोटल इसने 1, 2, 3 और 4 बार अटेम्प्ट किया लेकिन सक्सेसफुल
नहीं हो पाया। लेकिन ये नीचे गिरने में भी मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है और उसे बार बार सपोर्ट मिलता है, ये ऊपर आ जाता है। और अब की बार मुझे लग रहा है ये 5वीं बार ये अटेम्प्ट करते हुए दिखाई देगा। आज इसने 5वीं बार अटेम्प्ट किया है और अगर कल इसका शेयर जो है या इसका प्राइस जो है वो इसके ऊपर खुलता है, अगर हम 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका देखें तो 1446.59 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग जो है ठीक इसके थोड़े से नीचे में 1441.75 पे दिखाई दे रही है। आज का हाई जो था 1455 का था। तो इसने एक अटेम्प्ट किया आज इसको क्रॉस करने पे, लेकिन सक्सेसफुल हुआ भी, लेकिन टिक नहीं पाया। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में ठीक नीचे इसमें क्लोजिंग हुई है। लेकिन कल अगर इसके ऊपर खुलता है, अगर ये लेवल इसके ऊपर खुलता है, कल की ओपनिंग जो है 1446.59 जो कि 1147 के आसपास आती है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है और ऊपर में 1500-1600 तक के टारगेट्स इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और मुझे बहुत ही इसमें बुलिश फॉर्मेशन नज़र आता है, क्योंकि अगर हम लोज की बात करें तो आप लोज देखें, कंटिन्यूसली लोज जो है वो ऊपर की तरफ ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हर लो की यहाँ पे बात करें और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखें तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट क्लियरली अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा सपोर्ट निकलते हुए आ रहा है और यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट की स्थिति है वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जैसे ही 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा इसमें बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। 1447 के बाद में मेरा इसमें बाय कॉल रहेगा अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो। और हमें स्टॉप लॉस इसके अंदर में रखना है 1435 का। 1435 के स्टॉप लॉस के साथ में 1500-1600 तक के टारगेट्स हम इसमें चेस कर सकते हैं और मेरा बिल्कुल बिलीफ है इसके अंदर में आ सकता है। अब की बार मैंने बहुत बार ये रिकमेंडेशन दिया है, हर बार ये यहाँ पे ब्रेकआउट देने में अनसक्सेसफुल रहा है, लेकिन अब की बार मेरा मानना है कि इसके अंदर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है और अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट मिल सकता है। तो अगले स्टॉक की हम बात करते हैं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक का। HDFC बैंक में हमने देखा था कि एक नेगेटिव यहाँ पे फॉर्मेशन हमको दिखाई दे रहा था, रिवर्सल दिखाई दे रहा था, ऐसा कंफर्मेशन हमको कल मिल चुका था। और आज हमने डिस्कस किया था कि 10,050 का इसके अंदर में टारगेट रहेगा। आज ठीक एग्जैक्टली लो बनाया, हमारे टारगेट के आसपास में ओपन हुआ था 1062.6 का और उसके बाद में इसने क्लोजिंग दी है 1058.85 के आसपास। यहाँ पे अब इसने इनडिसाइसिव सिग्नल बना लिया है कि ये किस तरफ जाना है इसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रीज़न उसका सिंपल सा था कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैंने आपको कहा था कि इस लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट है जो कि 1040 पे निकल के आ रहा है। 1040 ब्रेक होते ही इसके अंदर में और ज़्यादा नीचे की गिरावट हमको देखने मिलेगी और लगभग 960 रुपये, जो कि इसका वापस मेरा बाय रिकमेंडेशन वाली जगह थी, वहाँ पे ये आ सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन हमको देखने मिल सकता है 1040 के नीचे में। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, अगर मार्केट को और कोई अगर नीचे ड्रैग करेगा तो वो HDFC बैंक और HDFC ही है। लेकिन अगर मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ इसके अंदर में आती है अगर, तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक जो सिग्नल बनते हुए आ रहा है, जो कैंडल स्टिक बन के आ रही है, ये थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस की सिग्नल यहाँ पे दिखा रही है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, HDFC और नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 1040 के नीचे जाएगा तो अब इसे हमें शॉर्ट करना है, क्योंकि 1040 के नीचे हमें डेफिनेटली 80 पॉइंट तक का मुझे लगता है मूव मिल सकता है। हालांकि हमें जो इनके मूविंग एवरेज है, जो कि 100 डेज़ और 50 डेज़ के जो मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, ये भी इनको सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए 960 का एग्जैक्ट टारगेट मैं नहीं कहूँगा, 994 और 986 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला टारगेट 994 का रहेगा, सेकंड टारगेट 986 का रहेगा। तो 4-5% और 1040 के नीचे हमें मिल सकता है। देखिए, मेरी ये जो स्ट्रैटेजी रहती है शॉर्ट करने की, लॉन्ग करने की, वो सिर्फ तभी रहती है जब हमें एक लेवल के नीचे वो जाता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कभी भी रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल सकता है और हमारे स्टॉप लॉसेस ही कटेंगे। इसलिए हमेशा मेरा रहता है कि जब तक एक लेवल का कंफर्मेशन हमें नहीं मिलता, हमें परसेंटेज ज़रूर कम मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है बहुत ही फेवरेबल रहता है। रिस्क कम रहता है, रिवॉर्ड ज़्यादा रहता है। और जो अगर हम टोटल रिटर्न की बात करेंगे तो भले ही वो कम होगा, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट को जब हम कलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छा रिटर्न हमको मिला है। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। अगले स्टॉक की हम बात करते हैं। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक का। तो इंडसइंड बैंक में हमने काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखा। 600 रुपये का हमारा इसके अंदर में टारगेट हुआ करता था, लेकिन अगर करंटली देखें तो ये अपने जो 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है, ये इसको पार कर नहीं पाया। बैंक निफ्टी में वीकनेस के कारण इसमें भी हमको एक शॉर्ट देखने मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बेस की बात करूँ तो इसका बेस फॉर्मेशन 500 रुपये में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल अगर मार्केट ऊपर हो और बैंक निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट रिकवरिंग आए तो इसके अंदर में फिर से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है और रिवर्सल भी देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए अभी फिलहाल इसे शॉर्ट करके नहीं चलना। 500 रुपये के नीचे जाता है तब इसके अंदर में एक शॉर्ट बनता है, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि अगर 500 रुपये के नीचे जाएगा तो ये कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। 400 से 500 रुपये का इसका जो लेवल रेंज है, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर इस रेंज में आता है तो फिर से हमें बाइंग का जो मौका है
वो मिल सकता है। इसलिए अभी फ़िलहाल शॉर्ट करके नहीं चलना है, हमें सिर्फ रिवर्सल का वेट करना है कि इसमें कब हमें वापस एंट्री का मौका मिले। इस स्टॉक के अंदर में मुझे लगता है कि अब शॉर्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, इसलिए शॉर्ट इसके अंदर में हम बिल्कुल नहीं करके चलेंगे। हमें सिर्फ इस स्टॉक के अंदर में वापस एंट्री करने का मौका ढूंढना है कि कब हमें इसके अंदर में एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें जब भी ये नीचे आता है 400 से 500 के बीच में जब आएगा ये, तो हमें सिर्फ इसका मूवमेंट ट्रैक करना है कि किस तरीके से ये मूव करेगा, और जब भी हमें रिवर्सल लगेगा तो हम इसे बाई करके चलेंगे। ये भी हम इसमें स्ट्रेटजी अपना सकते हैं कि हम छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में, अगर हमें 100 स्टॉक लेने तो 10-10 शेयर्स हम लेके इसको एवरेजिंग करते चले नीचे के लेवल्स पे, और जब भी इसमें रिवर्सल आएगा तो बैलेंस क्वांटिटी हम इसके अंदर में खरीद सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी हम इस स्टॉक के अंदर में अपना सकते हैं, क्योंकि मेरा डेफिनेटली मानना है कि इस स्टॉक के अंदर में ये बहुत ही अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है, तो वापस इसके अंदर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स आएगी तो इसके अंदर में तेज़ी वापस बन सकती है। तो इसके लिए हमें अभी इसमें शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर में वापस लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढनी है। अगला स्टॉक है मेरा IGL का। IGL में यहाँ पे एक रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल रहा था कि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही थी वो काफ़ी सारे इनडिसाइसिव मोड में ही बन रही है कि इन्हें कहाँ जाना है इन्हें समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे रिवर्सल का आज कंफर्मेशन मिला है ग्रीन कैंडल के साथ में, और एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमको मोटा मोटी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे तो एक रिवर्सल का संकेत बिल्कुल मिल रहा है, और यहाँ पे वापस एक रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इसकी जो अपसाइड कैपिंग है वो मैक्सिमम 440 तक दिखाई दे रही है। 440 के ऊपर में फिर से ये अपने हाई रेजिस्टेंस जोन में आ जाएगा और वापस से यहाँ से सेलिंग शुरू हो सकती है। इसलिए अगर अपसाइड की हम बात करें तो मैक्सिमम कैपिंग यहाँ पे 440 तक के दिखाई देती है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आज का जो लो है 405, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 405 के स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 440। अगला स्टॉक है हमारा टाटा केमिकल्स का। तो टाटा केमिकल्स में हम देखें तो कंटिन्यूसली ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, वहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है, लेकिन आज अगर कैंडल की बात करें तो आज यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है और एक रिवर्सल का संकेत दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये फिर से अपसाइड आ सकता है, लेकिन इसके अंदर में फिर से हम देखें तो ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है और ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा इसके अंदर में बड़ा अपसाइड नहीं आ पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना अगर ये ऊपर आता भी है तो हमारा मैक्सिमम टारगेट 320 रुपये तक का रहेगा और स्टॉप लॉस जो है वो 298 के आसपास का रहेगा। तो 298 के स्टॉप लॉस के साथ में हम इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 320 पे एक बार एग्जिट हम ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करता है 320 के ऊपर निकलता है तो बड़ी तेज़ी इसके अंदर में बन सकती है। तो इसलिए हमें इस पोजीशंस के लिए वेट करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो इस लेवल के आसपास जो कि इसका 280 से 300 के बीच में इसने अच्छा कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड मूव दिया, लेकिन ये फिर वापस जाके कंसोलिडेशन में चला गया है। तो ये बड़े अप मूव के लिए काफ़ी मुझे लगता है वेट करवाएगा। और अभी करंटली फॉर्मेशन देखें तो बुलिश एनगल्फिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हो सकता है कि एक रिवर्सल दिखाई दे और वापस ये 320 के आसपास वापस आ सकता है। तो इसलिए 320 के अपसाइड के साथ में हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 298 और हम लॉन्ग करके इसमें चलेंगे 305.65, इसके ऊपर में निकलता है तो हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। तो अपनी बात को आज मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दीजिए। साथ ही में अगर आपने एंड्रॉइड ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको लाइव अपडेट्स मार्केट के बारे में, लाइव न्यूज़, लाइव आपको लाइव मिल सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।